हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने वायुमंडल की मुख्यतः 4 परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल जो समताप मंडल का ही हिस्सा माना गया है, के बाद मध्य मंडल और आयन मंडल की चर्चा की। हमने देखा था कि क्षोभ मंडल मौसमी परिवर्तन की परत कहलाता है, क्योंकि समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तत्पश्चात हमने समताप मंडल के बारे में जाना और देखा कि समताप मंडल नाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ का तापमान हमेशा समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। और वायुयानों के उड़ान के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत है। इस परत के ऊपरी भाग में लगभग 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। और यह ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद मध्य मंडल देखा था, जिसकी विशेष विशेषता थी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ तापमान तो कम होता ही होता है, साथ में वायु दाब भी कम हो जाता है। वायु दाब इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ जो गैसें पाई जाती हैं वो हल्की गैसें पाई जाती हैं। और फिर हमने आयन मंडल के जिक्र किया। आयन मंडल यहाँ पर विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को आयन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या आयन की अधिकता के कारण ही इस परत को आयन मंडल कहा जाता है। और आयन मंडल के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा कल एक जिक्र चल रहा था, एक टॉपिक आया था कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को धरातल से पर आने से रोकती है ओजोन परत। आज हम उसी सूर्य के ताप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे सूर्य का ताप धरातल तक आता है, ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है पृथ्वी को, पृथ्वी कितना अपने पास रखती है और कितना वापस लौटा देती है। ऐसी तमाम जानकारियों की चर्चा आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सूर्य ताप। सूर्य ताप यानी सौर ताप में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, इसको हम सूर्य ताप ही लिख देते हैं। आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। सूर्य ताप, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण सूर्य ताप के रूप में जानी जाती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण, अब एक शब्द आता है विकिरण। विकिरण का आशय होता है फैली हुई ऊर्जा, विस्तृत ऊर्जा। सूर्य
पृथ्वी पर अपनी ऊर्जा पहुंचा रहा है, तो ये सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा फैली हुई है, जो विकिरण किरणों के माध्यम से आ रही है, यही ऊर्जा सूर्य ताप कहलाती है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जो हिस्सा सूर्य के सामने है सिर्फ उसे ऊर्जा मिल रही है, ऐसा नहीं है। जो हिस्सा सूर्य के विपरीत है या सूर्य के दूसरे हिस्से में है, वहां पर भी रोशनी प्राप्त होती है। देखा होगा सूर्य उदय के समय सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्यास्त के समय सूर्य नहीं होता, लेकिन फिर भी धरातल पर कुछ प्रकाश होता है। सूर्य के उदय होने से पहले ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो वो विकिरणें हैं, यानी सूर्य की किरणें फैल जाती हैं और फैलने के बाद विभिन्न प्रकार के माध्यम, चाहे वो वातावरण में मौजूद धूल के कण हो, चाहे बादल हो या अन्य कोई तत्व, उनसे टकराकर वो प्रकाश की किरणें दूर तक फैल जाती हैं। इसे ही सौर विकिरण या सूर्य ताप कहा जाता है। इसे एक सामान्य प्रयोग के माध्यम से पहले अगर समझें इस चीज को, तो आप देखेंगे कि एक बंद कमरे में आप अंधेरा कीजिए, बिल्कुल अंधेरा रखिए बंद कमरे में, अपने लाइट वगैरह स्विच ऑफ कर दीजिए सबके, और फिर अपने मोबाइल की टॉर्च से या सामान्य जो टॉर्च आती है उसके माध्यम से दीवार में किसी हिस्से पर फोकस कीजिए, उसे ऑन कर लीजिए और फोकस कीजिए। आप पाएंगे कि पूरे कमरे में रोशनी हो गई, जबकि आपका फोकस तो सामने दीवार पर था। तो फिर आसपास के हिस्से में रोशनी कैसे हुई? वो हुई इस दीवार के द्वारा उस किरणों के रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण। अर्थात जो प्रकाश आपने सामने फोकस किया था, वो प्रकाश की किरणें इस दीवार से टकराकर दूसरे क्षेत्रों में फैल गई। पढ़ा होगा आपने कक्षा 10 में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो जब प्रकाश की एक किरण, मुख्य किरण किसी माध्यम पर आपतित होती है, गिरती है, तो वह परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही कारण है कि उस बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश सामने गिरा, लेकिन उसकी रोशनी पूरे कमरे में महसूस हुई। तो सूर्य की भी यही स्थिति है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पे आ रहा है, वहां तो प्रकाश मिलता ही है, लेकिन किरणों के रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण अन्य क्षेत्रों में भी सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो जितनी ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त कर रही है, जितना प्रकाश पृथ्वी प्राप्त कर रही है, वो समस्त ऊर्जा, वह समस्त ताप सूर्य ताप कहलाता है। चला देख लेते हैं परिभाषा के रूप में। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण, विकिरण मतलब फैली हुई ऊर्जा, पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण सूर्य ताप कहलाता है। हमारा सूर्य एक आग का धधकता हुआ गोला है, ये कह सकते हैं। सूर्य ज्वलनशील है, यहां पर आग धधक रही है। इस आग के धधकने का एक कारण है
यानी सूर्य के इतने गर्म होने का कारण है कि सूर्य के अंतर्गत दो मुख्य तत्व हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगातार विस्फोट होता रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम के लगातार विस्फोट होने के कारण सूर्य आग का धधकता हुआ एक गोला दिखाई देता है, जिसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य एक गर्म आग का गोला है और इसकी गर्मी धरातल पर पहुंचती है तो धरातल को भी गर्म बना देती है। लेकिन सूर्य जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कल्पना करके देखिए कि पृथ्वी पर से, ब्रह्मांड में से सूर्य समाप्त है ही नहीं, कैसा होगा जीवन? ना होगी दिन, ना होगी रातें, ना होगी सर्दी गर्मी और बरसातें, ना होगा जीवन चक्र, ना उत्पन्न होंगी वनस्पतियां, ना ही विभिन्न प्रकार की जलवायु, यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जीवन का एक स्रोत है सूर्य, ऊर्जा का एक स्रोत है सूर्य। बिना सूर्य के ब्रह्मांड की कल्पना भी करना संभव नहीं, क्योंकि विविध ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं आपस में, वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो सूर्य हमारे सौर परिवार का एक मुखिया, सूर्य ऊर्जा का एक स्रोत, सूर्य जीवनदायक के रूप में जाना जाता है। इस सूर्य की ऊर्जा को धरातल पर पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। यानी सूर्य की वो पहली किरण जो धरातल पर पहुंच रही है, वहां से यहां तक आने में इसे 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लग जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य धरातल से कितना दूर है। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसके बारे में हमने एक बार जिक्र किया था, याद अगर हो तो अपसौर और उपसौर। हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो अंडाकार अवस्था में लगाती है, अंडाकार मार्ग पर लगाती है, जिसके कारण पृथ्वी कभी सूर्य के बिल्कुल नजदीक हो जाती है तो कभी सूर्य के दूर हो जाती है। ये पृथ्वी और ये सूर्य। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है, जो 147 लाख मिलियन किलोमीटर दूर है। 147 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि सूर्य से अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर। यानी ये पृथ्वी की सूर्य से दूरी है जो अपने आप में काफी अधिक है। लेकिन सूर्य का आकार काफी विस्तृत है, इसके कारण हमें सूर्य से इतनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। आग का धधकता हुआ गोला है, जिसके कारण भी हमें धरातल पर ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए बात करें कि सूर्य के ताप को मापने के लिए, यानी सूर्य ताप मापक जो यंत्र है वो है पायरो हेलियोमीटर। पायरो हेलियोमीटर सूर्य ताप मापी यंत्र है, जिसके माध्यम से सूर्य के ताप की गणना की जाती है। कंपटीशन एग्जाम का एक विशेष प्रश्न बनता है
यदि पर्टिकुलर आप ज्योग्राफी से कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य तापमापी यंत्र कौन सा है, यानी सूर्य के तापमान को मापने वाला यंत्र पायरो हेलियोमीटर, जो सूर्य के ताप को, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, उस विकिरण को मापने का कार्य करता है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर ऊर्जा प्रदान की जाती है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी, जरा इस बात को ध्यान में दें, संपूर्ण पृथ्वी प्रति मिनट जितना सूर्य ताप ग्रहण करती है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर 1 मिनट में जितना तापमान प्राप्त होता है सूर्य का, उतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव जाति एक वर्ष में उपयोग लेती है। आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए इसी बात की कि संपूर्ण मानव जाति जितनी ऊर्जा 1 वर्ष में इस्तेमाल करती है, उतनी ऊर्जा को धरातल पर 1 मिनट में प्राप्त हो जाती है सूर्य से। तो सूर्य से कितनी मात्रा में ऊर्जा मिलती होगी, इस बात का आप अनुमान किसी चीज से लगा सकते हैं। तो सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिल रही है, सूर्य से जो ताप हमें मिल रहा है, यह ताप काफी अधिक मात्रा में मिलता है और इस ताप के कारण आज संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ संपूर्ण जैव जाति का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन पृथ्वी का एक नियम है, पृथ्वी जितना प्राप्त करती है उतना ही उसे वापस भी लौटाना पड़ता है। अगर 100% प्राप्त किया है तो 100% ही उसे वापस लौटाना पड़ता है, यानी पृथ्वी अपने पास कुछ भी नहीं रखती। इसी के कारण धरातल पर एक संतुलन की अवस्था बन रही है। पृथ्वी के इस संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं, अर्थात जितना प्राप्त करेगी पृथ्वी उतना ही वापस लौटा देगी। क्या है पृथ्वी का ऊष्मा बजट और कैसे करती है पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा को प्राप्त, कैसे होता है उसका परावर्तन और कितनी मात्रा में करती है वह अवशोषण, ऐसी तमाम बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।